हेलो स्टूडेंट्स। आज बीए पार्ट थर्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचनाओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, प्रतिष्ठित या परंपरावादी अर्थशास्त्री भी जिन्हें कहा जा सकता है, उनके सिद्धांतों की विशेषताओं का अध्ययन किया था। वैसे तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में माल्थस खुद भी थे, परंतु उन्होंने से के नियम का बहुत विरोध किया और विशेष रूप से अर्थव्यवस्था में उपस्थित सामान्य अति उत्पादन की समस्या पर ध्यान आकर्षित किया। कई प्रारंभिक समाजवादी अर्थशास्त्रियों जैसे कार्ल मार्क्स आदि के अतिरिक्त इंग्लैंड के हॉब्सन, अमेरिका के जे.एम. क्लार्क, फ्रांस के अफ्टालियन आदि ने भी से के नियम की कटु आलोचना की, परंतु उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन 1930 में जब विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई तो जितने भी प्रतिष्ठित रोजगार के उत्पादन और रोजगार के जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत थे, उनका खोखलापन विश्व के समक्ष उपस्थित हो गया। उस वक्त भयंकर बेरोजगारी और अति उत्पादन की स्थिति थी। पूर्ण रोजगार की धारणा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी और ऐसे समय में कीन्स ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के रोजगार के सिद्धांत की कटु आलोचना की और उन्होंने अपना महान ग्रंथ, जिसे शॉर्ट में हम द जनरल थ्योरी कहते हैं और उसका पूरा नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, उसमें उन्होंने एक नए रोजगार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के जो उत्पादन रोजगार के जो सिद्धांत थे उसकी कटु आलोचना की और यह बताया कि सरकार का हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था में आवश्यक है। और इस प्रकार कीन्स ने एक नए रोजगार के सिद्धांत का प्रतिपादन करके आर्थिक विचारधारा में क्रांति ला दी। अब इनकी आलोचनाओं पर अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले से के सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। यह एक भ्रमात्मक और दोषपूर्ण सिद्धांत है। कीन्स ने से के नियम की इस धारणा को कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड हमेशा जो से ने कहा था कि पूर्ति और मांग सदैव बराबर होती हैं, एक दूसरे के साथ संतुलित होती हैं, संतुलन की यह प्रक्रिया स्वचालित और स्वनियोजित होती है। कीन्स ने इसे नितांत दोषपूर्ण और अव्यावहारिक बताया और उत्पादन में संलग्न सभी साधनों की यदि हम चर्चा करें तो यह निश्चित है कि उत्पादन में संलग्न जो साधन है अपनी समस्त आय को एक अवधि में वस्तुओं और सेवाओं पर पूरा खर्च नहीं कर देते, बल्कि उसका कोई भाग भावी उपयोग के लिए बचा लेते हैं। अतः बढ़ती बचतों के कारण आय और व्यय के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है, गैप उत्पन्न होता है और समस्त मांग समस्त पूर्ति के बराबर नहीं होती है और इस कारण से मांग की कमी हो जाती है और पूर्ति में आधिक्य हो जाता है और बेरोजगारी का जन्म होता है। अतः मांग और पूर्ति में संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार के द्वारा जो हस्तक्षेप है, जिसे हम राजकीय हस्तक्षेप भी कह सकते हैं, वह आवश्यक है, यह आलोचकों का कहना है। दूसरी चीज़ है आलोचना, मजदूरी दरों में कटौती बेरोजगारी का हल नहीं है। कीन्स ने बताया कि मंदी के समय मजदूरी में कटौती से सामान्य रूप से रोजगार में बढ़ोतरी नहीं हो सकती, क्योंकि मजदूरी जहाँ एक और लागत का भाग है, वहीं मजदूरी मजदूरों के लिए आय का स्रोत भी है। यदि मजदूरी में कटौती हो जाए, मंदी वैसे ही है,
तो श्रमिकों की आय और कम होगी, क्रय शक्ति और कम होगी, मांग और कम होगी और पूर्ति और मांग में गैप बढ़ता जाएगा और उत्पादन और कम होगा, फिर बेरोजगारी और बढ़ेगी। तो इस प्रकार से आलोचकों का ये कहना है कि मंदी में यदि मजदूरी की कटौती की जाती है तो प्रभावपूर्ण मांग में कमी होगी, उत्पादन और रोजगार का स्तर और गिरेगा और इस कारण कीन्स रोजगार में वृद्धि करने के लिए मजदूरी की दर में कमी करने का कट्टर विरोधी था। उनका यह मानना था कि किसी विशिष्ट उद्योग में मजदूरी में कटौती करके उस उद्योग में रोजगार में वृद्धि हो सकती है, परंतु समस्त अर्थव्यवस्था के लिए यह एक मिथ्या धारणा है। तीसरा है मुद्रा की मांग की अपूर्ण व्याख्या। क्लासिकल सिद्धांत में मुद्रा की मांग केवल लेन देन उद्देश्य के लिए मानी गई है, मुद्रा को सिर्फ विनिमय का माध्यम माना गया है, जबकि कीन्स ने बताया कि मुद्रा का संचय भी किया जा सकता है और किन्हीं उद्देश्यों के लिए जैसे सट्टा उद्देश्य, सौदा उद्देश्य आदि के लिए। और इस कारण से प्रतिष्ठावादी सिद्धांत के बारे में कहा जाता है कि मुद्रा के मांग की सही व्याख्या करने में वह सफल नहीं रहे हैं। नेक्स्ट है दीर्घकालीन विश्लेषणों का व्यावहारिक जीवन में महत्व नहीं होता। कीन्स ने प्रतिष्ठित रोजगार के सिद्धांत की इसलिए भी आलोचना की है कि यह सिद्धांत दीर्घकालिक है। दीर्घकाल में तो हम सब मर जाते हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य अल्पकालिक समस्याओं का समाधान होना चाहिए, लेकिन ऐसे सिद्धांत का क्या लाभ जो दीर्घकाल में संतुलन स्थापित होने की बात करता है। तो इस सिद्धांत का कोई व्यावहारिक लाभ नहीं है। इसलिए कीन्स ने अल्पकालीन रोजगार के सिद्धांत का प्रतिपादन करके वर्तमान समस्या के तत्कालिक समाधान उन्होंने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है साधनों का अपव्यय व अनुचित आवंटन। कीन्स का यह कहना था कि पूर्ण रोजगार और अति उत्पादन वास्तव में की अनुपस्थिति, मतलब कि हमेशा पूर्ण रोजगार रहेगा या अति उत्पादन कभी नहीं होगा, ये धारणाएं बिल्कुल गलत हैं और इनसे अर्थव्यवस्था में साधनों का न तो उचित वितरण हो पाता है और न पर्याप्त उपभोग ही। कीन्स ने कहा था कि स्वतंत्र उद्यम प्रणाली में उत्पादन तथा रोजगार के समय समय पर उतार चढ़ाव के कारण साधनों का काफ़ी अपव्यय होता है, जो मूर्खतापूर्ण और आत्मघाती है। नेक्स्ट जो आलोचना है वह है व्यापार चक्रों की व्याख्या करने में असमर्थ। प्रतिष्ठित सिद्धांत व्यापार चक्रों की व्याख्या करने में असमर्थ रहा है क्योंकि से के अनुसार पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पादित करती है। नेक्स्ट है वास्तविक और मौद्रिक क्षेत्र को पृथक पृथक वह नहीं कर पाए। वास्तविक क्षेत्र अर्थव्यवस्था में अलग होता है, मौद्रिक क्षेत्र अलग होता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार इन्होंने वास्तविक क्षेत्र को मौद्रिक क्षेत्र से पृथक कर दिया, जबकि दोनों क्षेत्रों को पृथक नहीं किया जा सकता। आलोचक ये कहते हैं कि यह परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट जो इनकी आलोचना है वह है पूर्ण रोजगार अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति नहीं होती है। कीन्स ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की इस धारणा को गलत बताया कि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार विद्यमान रहता है। बेरोजगारी की अल्पकालिक स्थिति आर्थिक शक्तियों के स्वतंत्र संचालन से स्वतः समाप्त होकर पूर्ण रोजगार की ओर प्रवृत्त होती है। कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में रोजगार के लिए सबसे ज़रूरी है प्रभावपूर्ण मांग। यदि आर्थिक मंदी और तेजी के बीच झूलती पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में
प्रभावपूर्ण मांग का सदैव पूर्ण रोजगार पर रोजगार के स्तर पर बना रहता है तो पूर्ण रोजगार होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में सदैव प्रभावपूर्ण मांग पूर्ण रोजगार के स्तर के बराबर रहे। अतः अर्थव्यवस्था में अपूर्ण रोजगार और अल्प रोजगार संतुलन की स्थिति सामान्य है। पूर्ण रोजगार एक अपवाद है, एक आदर्श है, एक एक्सट्रीम कंडीशन है जो वास्तविक जगत में दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट है, पूर्ण रोजगार व संतुलित अर्थव्यवस्था हेतु सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कहते थे कि अर्थव्यवस्था में लेसेज फेयर की पॉलिसी अपनाई जानी चाहिए। इसका मतलब सरकार को केवल 3 कार्य करने चाहिए: भारी आक्रमणों से देश की रक्षा, आंतरिक न्याय व्यवस्था और पुलिसिंग का कार्य, आंतरिक शांति की व्यवस्था। इसके अतिरिक्त जब भी सरकार आर्थिक क्रियाओं में कर या व्यय के माध्यम से या किसी भी अन्य माध्यम से हस्तक्षेप करती है तो उस अर्थव्यवस्था में कभी भी संतुलन नहीं स्थापित हो पाता, स्वचालित शक्तियाँ फेल हो जाती हैं और ऐसे राष्ट्रों में क्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं जहाँ पर भी सरकार अर्थव्यवस्था में अनावश्यक हस्तक्षेप करती हैं। तो मिनिमम हस्तक्षेप सरकार को करना चाहिए लेसेज फेयर की पॉलिसी को अपनाते हुए। लेकिन कीन्स ने इस धारणा का कड़ा विरोध किया। उनके अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कभी भी व्यवहार में स्वसंचालित और समायोजित अर्थव्यवस्थाएं नहीं होती, क्योंकि धनिकों एवं निर्धनों में आय की असमानता पाई जाती है और इस कारण पूर्ति और मांग में हमेशा असंतुलन बना रहता है, जो कि अति उत्पादन और बेरोजगारी को जन्म देता है। अतः पूर्ण रोजगार संतुलन के लिए मांग और पूर्ति में समायोजन हेतु राजकीय हस्तक्षेप राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियों के माध्यम से सरकार को किया जाना चाहिए, सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, बचत और निवेश में संतुलन ब्याज की दर से नहीं होता। उन्होंने बताया था कि सेविंग इज़ अ फंक्शन ऑफ आर। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का ये कहना था सेविंग इज़ अ फंक्शन ऑफ आर और इन्वेस्टमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ आर। सेविंग इज़ अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ आर। बचत ब्याज का एक धनात्मक फलन है और निवेश ब्याज का एक ऋणात्मक फलन है, यानी बचत और आय में समानता ब्याज की दर के माध्यम से होती है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बचतों से कतई भी चिंतित नहीं थे, क्योंकि वे मानते थे कि समस्त बचतें पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय कर दी जाती हैं और बचतें विनियोग में परिवर्तित हो जाती हैं और इस कारण बचत और विनियोग में हमेशा समानता बनी रहती है। और उनके अनुसार अगर बचतें विनियोग से अधिक हो जाती हैं तो ब्याज की दर गिरेगी और विनियोग बढ़ेगा और बचतों के बराबर हो जाएगा। इसके विपरीत अगर बचतें कम और विनियोग अधिक हो तो ब्याज की दर बढ़ेगी और इससे बचतें बढ़ेंगी और विनियोग घटेंगे और दोनों में समानता स्थापित हो जाएगी। किंतु कीन्स ने इस धारणा का आलोचना की और उन्होंने कहा कि बचत आय स्तर से प्रभावित होती है, जबकि विनियोग ब्याज दर तथा पूंजी की सीमांत उत्पादन कुशलता मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल से प्रभावित होता है और बचत और विनियोग में समानता ब्याज की दर से स्थापित नहीं होती बल्कि आय के स्तर से प्रभावित होती है। नेक्स्ट, पूर्ण प्रतियोगिता की धारणा काल्पनिक और मिथ्या थी। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने यह माना था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता हमेशा पाई जाती है और अगर हम वास्तव में देखें तो वास्तविक संसार में पूर्ण प्रतियोगिता कहीं पर भी दृष्टिगत नहीं होती है। व्यवहार में अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकारी की स्थितियाँ ज़्यादा दृष्टिगत होती हैं। अतः काल्पनिक धारणाओं पर पूर्ण रोजगार का सिद्धांत जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने दिया था उसका जो वह अव्यवहारिक है। नेक्स्ट है, मौद्रिक व राजकोषीय नीतियों की भूमिका की उपेक्षा।
प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने सरकार के हस्तक्षेप आर्थिक क्रियाओं में नहीं की जाने की बात कही थी और इसलिए उन्होंने किसी भी प्रकार की आर्थिक नीति, मौद्रिक आर्थिक राजकोषीय नीति की चर्चा नहीं की थी। परंतु कीन्स के अनुसार प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने राजकीय हस्तक्षेप को जो अनावश्यक माना था वह गलत है। सरकारी हस्तक्षेप बहुत आवश्यक है। मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के द्वारा अर्थव्यवस्था पर विकास, स्थायित्व, नियंत्रण आदि सरकार के द्वारा किया जा सकता है, जबकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने मौद्रिक राजकोषीय नीतियों की उपेक्षा की थी। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा को निष्क्रिय माना था और उन्होंने उसे सिर्फ विनिमय का माध्यम माना था, लेकिन आज मुद्रा आय, रोजगार, आय उत्पादन आदि के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह भविष्य और वर्तमान के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मुद्रा की भूमिका को आज की अर्थव्यवस्था में नकारा नहीं जा सकता और न ही सरकार के हस्तक्षेप, मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के महत्व को हम आज की अर्थव्यवस्थाओं में नकार सकते हैं। लास्ट इसकी जो आलोचना है वो है आधुनिक युग में प्रतिष्ठित सिद्धांत की मान्यताएं भ्रमपूर्ण है, क्योंकि आधुनिक युग में श्रम संघ उपस्थित रहते हैं, सरकार के न्यूनतम मजदूरी कानून है, सरकार का हस्तक्षेप है, एकाधिकारी प्रवृत्तियां हैं, टेक्नोलॉजी भी परिवर्तित होती है। तो ये सब आज के ज़माने में अर्थव्यवस्थाओं में दिखाई नहीं देता, जबकि इन्हीं के आधार पर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अपने सिद्धांत दिए थे। तो आज के ज़माने में यह मान्यताएं भ्रमपूर्ण हैं और स्वाभाविक रूप से जब ये अर्थव्यवस्थाओं में ये चीज़ें नहीं हैं, आज आप मजदूरी में कटौती नहीं कर सकते क्योंकि श्रम संघ उपस्थित हैं। न्यूनतम मजदूरी कानून एक सीमा से अधिक मजदूरी कमी नहीं करने देगा। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो आज के ज़माने में संभव नहीं है और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के जो सिद्धांत थे वह इन्हीं अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित थे। उनके एजम्पशंस ही ये थी और जब एजम्पशंस ही गलत हैं तो उन पर आधारित सिद्धांत स्वाभाविक रूप से गलत हो जाएगा। इस प्रकार प्रोफेसर कीन्स और अन्य विशेष रूप से समाजवादी अर्थशास्त्रियों ने क्लासिकल मॉडल की आलोचनाएं की, उनकी कमियों को उजागर किया और रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत आज के युग में एक ऐतिहासिक घटना बनकर रह गया है। इसकी मान्यताओं, इसकी दीर्घकालीन प्रकृति, इसकी व्यावहारिकता से दूरी, कई ऐसी कमियां हैं जिनके कारण आज यह सिद्धांत निरर्थक लगने लगा है। लेकिन हम इसको बिल्कुल निरर्थक कहें ये भी न्यायपूर्ण बात नहीं होगी। अर्थव्यवस्था में जो आगे सिद्धांत बनाए गए और कीन्स ने भी जो रोजगार का सिद्धांत बनाया, उन सब का आधार तो परंपरावादी आर्थिक विचारों, उनके सिद्धांतों ने ही दिया। उन्हीं के सिद्धांतों को आधार बनाकर उनकी आलोचनाएं करके या उनमें सुधार करके आगे कई सिद्धांत बने और अर्थव्यवस्था में नए नए सिद्धांतों को हम देखते हैं। उनका आधार प्रतिष्ठावादी जो विचार हैं, जो आर्थिक सिद्धांत हैं वो हैं और उसका हम उस निरादर नहीं कर सकते कि प्रतिष्ठावादी जो सिद्धांत हैं वह बिल्कुल बेकार हैं। थैंक यू वेरी मच।